हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेपर तेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th की अकाउंटेंसी की क्लास को। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन की और अकाउंटिंग के मीनिंग की। हमने देखा था कि अकाउंटिंग होती क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के बारे में। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th की अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट डाल दी है सो दैट आप वीडियो को एंड टू एंड टॉपिक वाइज देख लें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अपने लास्ट वीडियो वाली स्टोरी को फिर से ले लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कपिल शर्मा केएस ई स्कूटर नाम की कंपनी बनाते हैं ई स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करने और सेल करने के लिए। अब इस कंपनी को सेटअप करने और इसको रनिंग में लाते हुए शर्मा जी ने बहुत सारी ट्रांजैक्शन की होंगी, जैसे कि लैंड लीज पे ली। मान लीजिए शर्मा जी कलीन भैया से जमीन किराए पे लेते हैं 1 लाख रुपए महीने पे, तो शर्मा जी की कंपनी इनको किराया देती होगी हर महीने। उसके बाद इस जमीन पे फैक्ट्री बनाते हैं और फैक्ट्री बनाने के लिए खर्चा आता है 1 करोड़ रुपए। मान लीजिए ये फैक्ट्री बनाते हैं अपने योगी भैया, तो शर्मा जी योगी भैया को 1 करोड़ रुपए देते हैं। अब फैक्ट्री बनने के बाद आएगी मशीनरी। मान लीजिए ये मशीनरी लेते हैं बॉश कंपनी से, और मान लीजिए मशीनरी का खर्चा आता है 20 लाख रुपए। अब मशीनरी आ गई तो नेक्स्ट इस मशीनरी को इंस्टॉल करवाना है। मान लीजिए मशीनरी इंस्टॉल करते हैं अपने जीतू भैया, और इंस्टॉलेशन का खर्चा बैठता है 3 लाख रुपए। अब फैक्ट्री बन गई, मशीनरी इंस्टॉल कर गई। अब स्कूटर बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, जैसे कि स्टील बॉडी बनाने के लिए चाहिए, वायर्स चाहिए, बैटरी चाहिए, टायर्स चाहिए। तो मान लीजिए शर्मा जी खरीदते हैं टाटा स्टील से स्टील, वायर्स खरीदते हैं हेवल्स से, बैटरी खरीदते हैं एक्साइड से, और टायर खरीदते हैं सीएट कंपनी से। तो इन सब आइटम्स पे कुछ ना कुछ खर्चा आता है, और ये खर्चा ऑनगोइंग है, क्योंकि ई स्कूटर तो बनते रहेंगे, पुराना माल खत्म हो जाएगा और नया माल आ जाएगा। अब रॉ मटेरियल आ गया तो फैक्ट्री में मशीनरी चालू करती है अपनी लेबर, और ई स्कूटर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हर महीने लेबर को वेजेस जाने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कंपनी के डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए अश्नीर ग्रोवर को शर्मा जी सीईओ हायर कर लेते हैं, और इनकी सैलरी रखते हैं 10 लाख रुपए महीना। अब जो स्कूटर्स रेडी हो गए उन्हें बेचने के लिए सेल्स टीम आ जाती है, जिसको लीड करते हैं अपने रॉकेट सिंह जी। अब जो स्कूटर्स रेडी हो जाते हैं उनको बेचने के लिए सेल्स टीम हायर कर ली जाती है, जिसको लीड करते हैं अपने रॉकेट सिंह जी। अब इनकी सेल्स टीम की भी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, कस्टमर्स को स्कूटर सेल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों शर्मा जी की इस पूरी बिजनेस स्टोरी में बहुत सारे इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जैसे कलीन भैया को हर महीने लैंड की पेमेंट हो रही है, फैक्ट्री बनाने के लिए योगी भैया को पेमेंट हुई, मशीनरी परचेज करने के लिए बॉश कंपनी को पेमेंट हुई, मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए जीतू भैया को पेमेंट हुई, रॉ मटेरियल के लिए टाइम टू टाइम पेमेंट हो रही है, लेबर्स और सेल्समैन को वेजेस और सैलरी पे हो रही है, सीईओ की सैलरी जा रही है। अब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस शर्मा जी खुद तो याद नहीं कर सकते, इसके लिए इनको किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लीजिए अपने भूषण भाई को रख लेते हैं अकाउंटेंट। अब भूषण भाई इन सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो यहां से निकल के आता है हमारा पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, जो कि है बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और मेंटेन करना। सो अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि ये वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि वित्तीय लेन देन को सही रूप से रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट करे, अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। ये अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल दोस्तों हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे क्या है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि ये यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। देखिए एक बिजनेस में बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज और एक्सेट्रा। बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मदद से ये लोग अपने डिसीजन सही तरीके से ले सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करना। दोस्तों अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने में मदद करती है। अगर शर्मा जी की कंपनी मुनाफे में है तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर कंपनी नुकसान में है तो कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है। ये मुनाफा या फिर नुकसान हमें पता लगता है इनकम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सेस करना। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं उसकी, ये हमें पता लगता है ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट से। अगला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का मैनेजमेंट के काम को आसान करना। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्सेस देती है, जिससे मैनेजमेंट आराम से अपने इफेक्टिव डिसीजन ले सके, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके, बजटिंग और फोरकास्टिंग कर सके आसानी से।
ये कंट्रोलिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग हम दोस्तों आने वाली वीडियोस में, आने वाले इनके चैप्टर्स में देखेंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का कि कंप्लायंस सुनिश्चित करना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स की मदद से ऑर्गेनाइजेशन सटीक रूप से अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे सकता है रेगुलेटरी बॉडीज को। रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी होती हैं? जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई, सेबी और ऐसे और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब अकाउंटिंग की मदद से ऑर्गेनाइजेशन कानूनी और रेगुलेटरी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के फंक्शंस की। दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य और फंक्शंस का मतलब होता है काम करना। सो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जब काम किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं फंक्शंस। सो एक तरह से अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वही इसके फंक्शंस भी हैं। पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का कि सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजेशन की सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड और मेंटेन करके प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना। सेकंड फंक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। देखो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज कर देती है अलग अलग अकाउंट्स में, जैसे कि एसेट अकाउंट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। इस प्रोसेस की मदद से बनती है इनकम स्टेटमेंट जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फिर बनती है बैलेंस शीट जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को जानने में मदद करती है। थर्ड फंक्शन है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करती है। अकाउंटिंग के डाटा की मदद से मैनेजमेंट ये जज कर सकती है कि कोई प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं, कॉस्ट बेनिफिट क्या है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में मदद होती है। फोर्थ फंक्शन है अकाउंटिंग का कि इसे हम अकाउंटिंग की भाषा भी बोलते हैं और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है इफेक्टिवली अलग अलग यूजर्स को। कौन से यूजर्स को? जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, लेंडर्स को, एम्प्लॉइज को और गवर्नमेंट एजेंसीज को। दोस्तों साफ सुथरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी स्टेक होल्डर्स में ट्रस्ट बनाती है और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। फिफ्थ और लास्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का कंप्लायंस और लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद करना। दोस्तों सटीक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टैक्स रिटर्न फाइल करने में हेल्प करती हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है हमारे अकाउंटिंग के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।